जय हिंद बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं जो कि पार्ट 4 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज की सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है और उससे रिलेटेड थ्योरम्स को भी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। नहीं, सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। सिमिलर का मतलब होता है हैविंग सेम शेप, हैविंग सेम शेप। हम बात करते हैं सिमिलर की। सिमिलर का मतलब ट्रायंगल सिमिलर कब होंगी, है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स राइट है ना। इसको हम देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है। इसके लिए एक आइडेंटिटी याद रखिए इसमें कि हैविंग सेम शेप, हैविंग सेम शेप, उसकी शेप अगर समान है, हैविंग सेम शेप, तो वह सिमिलर होती है। सेम शेप का मतलब दिखने में वैसा दिखना चाहिए, वो होता है सिमिलर। अब मैं बता दूं आपको, सेम शेप का मतलब होता है कि लुक लाइक सेम, सेम दिखना चाहिए। साइज छोटी बड़ी कोई मतलब नहीं है, लेकिन शेप समान होना चाहिए, वो होता है सिमिलर। इसका मतलब यह है कि जो ट्रायंगल ऐसे दिख रही है, एक और ऐसे भी दिख रही है, यह दोनों क्या होगी, सिमिलर होंगी। यह सिमिलर होंगी, क्या होंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स राइट है ना। ए बी सी डी ई और एफ। एक नज़र में बात तो समझ में आ गया कि सेम शेप होगा वो सिमिलर होगा। साइज का सेम होना और शेप का सेम होना, दोनों जब एक साथ आते हैं तो वो कंग्रुएंट हो जाता है। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या देखा था आपने कि हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, देन द ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट टू ईच अदर। जब दोनों की शेप और साइज समान होती है तो वो कंग्रुएंट होती है। लेकिन जब सिर्फ शेप समान हो तो वह क्या होती है, सिमिलर होती है। एक बात और क्लियर होता है इससे कि कंग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल भी होती है। जो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं वह सिमिलर भी हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं जरूरी नहीं। चलिए, आप समझ में आ गया कि हैविंग सेम शेप। इसके लिए कंडीशंस याद रखिए कि टू ट्रायंगल्स आर said to be सिमिलर वाला, दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं कब, इफ दे आर इक्विएंगुलर, इफ दे आर इक्विएंगुलर। ध्यान दीजिए, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, जब वह इक्विएंगुलर हो। इक्विएंगुलर का मतलब क्या होता है, एंगल का समान होना, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो इस तरह से अगर ट्रायंगल इक्विएंगुलर है तो वह सिमिलर होंगी। ट्रायंगल इक्विएंगुलर है, इक्विएंगुलर का मतलब समान कोणिक। अगर ट्रायंगल के तीन एंगल हैं तो तीनों समान होने चाहिए। जब तीनों एंगल समान होगी, एंगल समान होने का मतलब उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होना। एंगल की मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंगल ए की जो मेजर है वह डी के बराबर हो, बी की जो मेजर है वह ई के बराबर हो। तो अंडरस्टूड है जो थर्ड वाली एंगल है वह थर्ड के इक्वल होगी, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में आपने देखा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जब दो समान है, इसकी दो इसके दो के इक्वल है, तो थर्ड भी थर्ड के इक्वल ही होगा। हमें दो एंगल दिखाने से भी यह अंडरस्टूड हो जाता है कि थर्ड एंगल की मैग्नीट्यूड उसके थर्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। इस केस में ट्रायंगल सिमिलर होती है। चलिए, जब सिमिलर होती है तो उसमें क्या होता है, their corresponding sides are in the same ratio, उसकी corresponding साइड जो होती है वह सेम रेशियो में होती है। अब यहाँ समझना है क्या है, हमने पहले बोला कि इफ दे आर इक्विएंगुलर, ट्रायंगल सिमिलर कब होगी, जब वह इक्विएंगुलर होंगी, ठीक है। अब उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में होती है। इसका मतलब क्या हो, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्डर में हम नाम ट्रायंगल का लिखते हैं ठीक उसी ऑर्डर में उसकी साइड्स भी, उसके रेशियो जो होंगी वो समान होंगी। क्या होंगे, रेशियो समान। जब इसको हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं क्या लिखने का मतलब है। इसका मतलब तो आपने समझ में आ गया होगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इसका मतलब क्या होता है, इक्विएंगुलर, राइट है ना। चलिए, जब ट्रायंगल सिमिलर, सपोज कि यहाँ पर कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, यह जो साइन आपने देखा है जस्ट एक ऐसा साइन, यह साइन ऑफ सिमिलर होता है।
जबकि आपने कॉन्ग्रुएंट में देखा था इसके साथ 2 लाइन दिया होता है। इसका मतलब होता है हैविंग सेम शेप, इसका मतलब इक्वल इन साइज, राइट है ना। तो यह अब हमें नहीं देखना है, सिर्फ जस्ट इस तरह के शेप को देखना जो कि सिमिलर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ट्रायंगल सपोज के एबीसी सिमिलर है डीईएफ के, एबीसी सिमिलर है डीईएफ के, तो क्या होगा, देखिए इसकी फर्स्ट टू साइड यानी ए बी अपॉन डी डी बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखा है अभी कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब जिस क्रम में ट्रायंगल लिखा हुआ है उसी क्रम में उसके साइड्स आई मीन लाइन सेगमेंट जो है यानी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल उसकी रेशियो समान होंगी। अब आप समझ लीजिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रायंगल सिमिलर होंगी जब इक्विएंगुलर होंगी, दूसरा जब इक्विएंगुलर होंगी तो उसकी साइड सेम रेशियो में होंगी। तो इसका एक वाइस वर्सा भी अपने मन में कैलकुलेट करते रहे कि अगर ट्रायंगल की साइड्स सेम रेशियो में है तो ट्रायंगल सिमिलर है, यह भी सही होता है। ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी साइड सेम रेशियो में होंगी, जब साइड सेम रेशियो में है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो देखिए दोनों एस्पेक्ट को हम ध्यान में रखते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी साइड्स आई मीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तो ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर का सिंबल इस तरह से होता है, लिखने का ढंग इस तरह से है। एंगल इक्विएंगुलर का मतलब इसकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगी। तो इससे बहुत ही क्लियर हुआ कि ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं और सिमिलर होती हैं तो उसके साइड्स का क्या रेशियो होता है। चलिए अब इसके आधार पर हम एक थ्योरम्स को देखते हैं, है ना। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ two similar triangles, two similar triangles, the ratio of areas of two similar triangles is the ratio of a squares of their corresponding sides, their corresponding sides। क्या लिखा मैंने, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए थ्योरम्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेटमेंट। जिनको स्टेटमेंट समझ में आ गया उन्हें थ्योरम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। याद कर जाइए आप कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, रेशियो का मतलब हमने बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स, राइट है ना। तो द रेशियो ऑफ areas of two similar triangles, the ratio of areas of two similar triangles, the ratio of areas of two similar triangles is the ratio of squares of their corresponding sides। यानी उसके एरिया की जो रेशियो होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगी। ध्यान से सुनिए कि दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके एरिया की जो रेशियो होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगी। इसका मतलब सपोज किया हमने दो ट्रायंगल लिया, यहाँ पर सपोज किया दो ट्रायंगल लिया ऐसे और एक बड़ा सा ट्रायंगल हम और ले लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। हमने टू सिमिलर ट्रायंगल लिया है, यानी हमने गिवन में लिखना है यहाँ पर गिवन। अगला क्या होता है, गिवन। देखिए थ्योरम में स्टेटमेंट गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, तो आपको यह लिखना है, यहाँ से सेकेंड वाला पार्ट शुरू करना है, राइट है ना। गिवन में क्या है कि ए बी सी और डी एफ, हमने दो नाम सिर्फ लिखा था कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो यानी ए बी सी लिखना है यहाँ पर क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। गिवन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, इसका मतलब यह सिमिलर है, ठीक है। जब सिमिलर है इसका मतलब अंडरस्टूड है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के और एंगल सी बराबर एंगल एफ के। क्यों, चूंकि गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, राइट है ना। और साथ में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी समान होगी, ए बी अपॉन डी। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब मैंने बताया था फर्स्ट एंड लास्ट, ए सी अपॉन डी एफ बराबर होगा सेकेंड थर्ड बी सी अपॉन ई एफ। ये इसकी रेशियो भी आपस में समान होगी, क्योंकि हमने पहले ही समझाया है अभी कुछ देर पहले कि ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी और एंगल भी इक्वी एंगुलर होंगी।
ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि टू ट्रायंगल्स व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर, जो कि सिमिलर हैं। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, देखिए टू प्रूफ में क्या करना है, बोला था कि एरिया की रेशियो, आई मीन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर जो है उसकी रेशियो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन में डी एफ स्क्वायर। यह मुझे प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूफ। देखिए पहला स्टेटमेंट, दूसरा गिवन, तीसरा टू प्रूफ। चलिए इतना तक तो मुझे क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं, राइट है ना। अब तीसरी बात के बाद चौथी बात क्या होगी यहाँ पर, अब हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना होता है। क्या है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन याद रखिएगा, स्टेप्स के याद रखने हैं आपको। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं। सपोज कि हमने ये से इधर ड्रॉ किया, इधर से भी करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो यहाँ पर ऐसे हमने परपेंडिकुलर की ड्रॉ कर दी, राइट है ना। इसका नाम एम दे देते हैं ऐसे परपेंडिकुलर, और इधर नाम दे देते हैं इधर एन कर देते हैं, राइट है ना, ये भी परपेंडिकुलर। यानी यह दोनों हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया कि ए एम परपेंडिकुलर टू, है ना, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ई एफ। डी एन है एक्चुअली, यह ओ एन नहीं है, डी एन है। डी एन परपेंडिकुलर टू ई एफ, यह हमने ड्रॉ कर दिया, खींच दिया क्या, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ई एफ, राइट है ना। हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया, राइट है ना। अब हमें लिखना है प्रूफ। क्या लिखना है यहाँ पर, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या होता है, जो मुझे प्रूफ करना होता है उसको माइंड में रखते हैं। तो क्या रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की रेशियो निकालनी है, तो हम भी उसी तरह से लिखेंगे। एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पर कि जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या एल्टीट्यूड भी बहुत लो लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ए बी सी, क्या लिखें यहाँ पर, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन, आई मीन ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, हाफ इंटू, देखिए जिस ट्रायंगल का हमने नाम लिया उसके हिसाब से इसकी बेस बी सी हो जाएंगी तो हाइट ए एम हो जाएंगी, बी सी इंटू ए एम अपॉन 1/2 इंटू इसकी बेस ई एफ, तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी डी एन, हाइट क्या यहाँ पर डी एन हो जाएगी, राइट है ना। तो इस तरह से हमने आपने देखा क्या कि ए बी सी की एरिया और डी ई एफ की एरिया क्या हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से इसको हमने कैंसिल कर दिया, इधर से बच गया मेरे पास क्या है यहाँ पे कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर होगा बी सी इंटू ए एम अपॉन ई एफ इंटू डी एन। इक्वेशन को हम फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए मुझे क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल की एरिया की जो रेशियो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की रेशियो बराबर हो जाए। अगर ए एम अपॉन डी एन के बदले बी सी अपॉन ई एफ हमने लिख दिया तो उस केस में क्या हो जाए, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर हो जाएंगी, ई एफ इंटू ई एफ स्क्वायर हो जाएंगी। तो यह हमें क्या करना है, अब इसको ध्यान रखना है कि ए एम अपॉन डी एन को रिप्लेस कर देना है बी सी अपॉन ई एफ में। यह हमारे मन में आ रहा है कि ऐसा स्क्वायर तभी हो पाएगा जब हम सेम चीज़ से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो इतना तक मुझे कहीं कोई डाउट नहीं नजर आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला, जो इक्वल थे उसको हमने कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग को लिख दिया, राइट है ना। आप देखिए इसको सोचिए एक बार, है ना। इस ट्रायंगल को देखिए, आप इस ट्रायंगल को देखेंगे और इस ट्रायंगल को देखेंगे, राइट है ना। इन दोनों ट्रायंगल को देखिए तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर आखिरकार है क्या, यानी देखिए अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे आर इक्विलेटरल। अगर यह इस ट्रायंगल ए एम सी और डी एन एफ को देखें तो ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है, तो यह एंगल जो है इसके बराबर भी है।
तो ट्रायंगल की इस छोटे वाले की देखिए, दो एंगल तो इक्वल हमने इक्वेट कर दिया है, इक्वल है, तो तीसरा भी आई मीन यह पार्ट जो यह हिस्सा दिख रहा है आपको, यह भी इसके बराबर होगा, यह भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। यानी ये दोनों छोटी वाली ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगी। जब सिमिलर होंगी तो सारे फीचर तो सेम होते हैं, इसकी भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, सेम होंगी। तो या इसको लिखिए, आप क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल AMC एंड DNF में, AMC एंड ट्रायंगल DNF में, राइट है ना। AMC और DNF में क्या देखेंगे कि एंगल AMC बराबर एंगल DNF बराबर 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हुआ। और यह एंगल C इज इक्वल टू एंगल F भी कर सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF के। यहाँ लिखना जरूरी है कि हमने इस एंगल को इसके साथ इक्वेट क्यों किया है, क्योंकि ओरिजिनल बड़ी वाली जो ट्रायंगल है दोनों आपस में सिमिलर है, तो उसकी एंगल भी इक्विलेटरल होंगी। यानी इस तरह से इस छोटे छोटे ट्रायंगल के दो हमने पार्ट कवर किए, दोनों एंगल इक्वल हुआ, इसका मतलब तीसरा भी इक्वल हुआ। दिखाने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर कर दीजिए, देयरफॉर ट्रायंगल AMC सिमिलर होगा ट्रायंगल DNF के। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल AMC सिमिलर हुआ ट्रायंगल DNF के, यानी यह छोटी ट्रायंगल और यह छोटी ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई। किस कंडीशन से, तो ए कंडीशन, एंगल ही होगा। अगला हमने दो दिखाया है, तीसरा अंडरस्टूड है, इसलिए एंगल कंडीशन से यह क्राइटेरियन से यह ट्रायंगल सिमिलर हुई। जब सिमिलर होती है तो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हो जाएगा, AM अपॉन फर्स्ट 2 अपॉन DN, AM अपॉन DN बराबर होगा AC अपॉन DF, फर्स्ट एंड लास्ट, MC अपॉन DN, इस तरह से हमने उसको नहीं लिख रहे हैं, बस इतना ही लिख रहा हूँ। चलिए AM अपॉन DN चूंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। अच्छा, AM अपॉन DN देख लीजिए, मुझे चाहिए था क्या, AM अपॉन DN ही को रिप्लेस करना है, AM अपॉन DN, यहाँ तो आ गया AC अपॉन DF, लेकिन शुरू में आ जाइए यहाँ पे कि जो गिवन था उसमें क्या है, AC अपॉन DF बराबर है BC अपॉन EF के। ये क्या है, बराबर है BC अपॉन EF के। तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, AM अपॉन DN बराबर होगा BC अपॉन EF के। क्यों, चूंकि क्या लिखा हुआ है, AC अपॉन DF बराबर है BC अपॉन EF के, BC अपॉन EF के, ऐसा मुझे गिवन था। क्या था, यह गिवन है, इसलिए हमने क्या लिखा, AM अपॉन DN को BC अपॉन EF के बराबर। अभी हमने इस सिमिलर होने के लिए ऐसा लिख दिया, इसका मतलब कि इन दोनों का लेफ्ट पार्ट इक्वल है, तो राइट भी राइट के इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखना है कि AM अपॉन DN जो है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, AM अपॉन DN बराबर है BC अपॉन EF के। क्यों, चूंकि AC अपॉन DF जो है, यहाँ लिख दीजिए, आप ऐसा भी समझ रहे हैं, AC अपॉन DF को हम BC अपॉन EF लिखें, इसके बदले में यह लिख दिया, इसका मतलब यह इसके बराबर हो गया। अब इसकी वैल्यू जो है, तो हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, इस सेकेंड के वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यह क्या हो जाए, आपस में बराबर होगा। यानी इसको हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब हम क्या पाएंगे, देखिए फर्स्ट में क्या था, एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर होगा क्या, BC अपॉन EF इंटू, अब देखिए AM अपॉन DN को हम क्या लिखेंगे, हम BC अपॉन EF लिखेंगे, BC अपॉन EF। सेम चीज दो बार आए तो उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, तो BC स्क्वायर अपॉन में EF स्क्वायर हुआ, तो बराबर हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के, राइट है ना। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि इस ट्रायंगल की रेशियो जो है उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो गई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के। अब चूंकि मुझे प्रूव करना था सभी कॉरेस्पॉन्डिंग था, हमने एक दिखाया, इसका मतलब क्या हुआ कि यह सब और के लिए भी अप्लीकेबल है। जब हम B से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC पे तो AC स्क्वायर हो जाएगी, E से हम यहाँ पर DF पर करेंगे तो DF स्क्वायर हो जाएंगे, राइट है ना। तो इस तरह से वो डिपेंड करता है परपेंडिकुलर पे, यह सब के लिए अप्लीकेबल हुआ। लिख दिए हेंस एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर होगा ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन में डी एफ स्क्वायर पी आर ओ बी ई डी। अब आप समझ लीजिए कि इस तरह से हमने एक दिखा दिया, सिमिलरली ये सभी आपस में प्रूव हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, आई मीन दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं उसके एरिया की रेशियो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, उसके एरिया की जो रेशियो होगी कोरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगी। यह कॉन्सेप्ट आपको याद कर जाना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। एक कुछ क्वेश्चन जब देख रहे हैं समझते हैं क्या है। जैसे हमने थ्योरम अभी पढ़ा है, ठीक है, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज किया यहाँ पर एक ट्रायंगल राइट है और एक दूसरी बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर राइट है ना, यानी ए बी सी लिया इसमें सपोज, और डी ई एफ लिया है राइट है, डी ई एफ राइट है, डी ई एफ दो ट्रायंगल है। सपोज इसकी एरिया 64 है, इसकी एरिया 121, ठीक। एरिया हमें सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है राइट। तो इसकी अगर साइड, इसकी साइड अगर 4 है, इसकी साइड क्या होगी 8 है ना। ध्यान देने की जरूरत है, अभी हमने जो कंसेप्ट बताया था उसी के आधार पर ये बनेगा राइट है ना। क्या क्वेश्चन है कि देखिए बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर राइट है, दोनों ट्रायंगल जो है वह सिमिलर हैं, इसकी एरिया भी दे रखी है और इसके साइड्स एक की दे रखी, दूसरे की नोन करनी है। तो हमें अभी थ्योरम के आधार पर क्या पढ़ा है आपने कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दीजिए, ट्रायंगल डी ई एफ बराबर होगा ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन में डी एफ स्क्वायर। ऐसा कंसेप्ट हमने इस थ्योरम से देखा है। अब हमारे पास क्या है, देखिए एरिया ऑफ एबीसी पता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ एबीसी 64 है, 64 इसको यहाँ लिखने से बेहतर यही समझ में आएगा आपको। 64 अपॉन ये कितना 121 हो गई इज इक्वल टू, अब चूंकि सभी आपस में इक्वल है तो बी सी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा यहाँ पर बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर। यहाँ बी सी भी गिवन है, यहाँ क्या है मुझे बी सी भी गिवन है, ई एफ फाइंड करना है। 64 अपॉन में 121 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, चूंकि साइड जो बी सी एस की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर अपॉन में ई एफ का स्क्वायर कर दीजिए, क्या कि यहाँ पर ई एफ का स्क्वायर कर दीजिए राइट है ना। समझने की जरूरत है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू 16 अपॉन में ई एफ स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, यहाँ पर ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू कर दो यहाँ पर 64 इज इक्वल टू 121 इंटू में 16 121 इंटू में 16। जब दो फ्रैक्शन हो बीच में इज इक्वल टू क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे निकाला है ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 121 इंटू में 16 डिवाइडेड बाई 64, 16 डिवाइडेड बाई 64, ये डिवाइड हो गया यहाँ पे, ये क्या 16 4 जा, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 121 बाई 4, यानी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसके ऊपर रूट लग जाएगी, यानी 121 बाई 4, यानी कितना हो जाएगा 11 अपॉन बाई 2, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। इस तरह से क्वेश्चंस इस थ्योरम के आधार पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस, जो 4 मार्क्स के लिए थ्योरम, 2 मार्क्स के लिए एडिशनल क्वेश्चन, तो 4 to 6 मार्क्स हो जाते हैं। तो आजकल पैटर्न तो बदल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस तरह से हम सिमिलर ट्रायंगल की रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हम करते हैं। हमने इस थ्योरम को समझा भी और उसके साथ में क्वेश्चन है उसको भी समझा, तो आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से और भी क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे राइट है। पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हमने प्रीवियस 8th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 9th में भी, इसका यूज हम बहुत दिन से करते आ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इसके प्रूफ को भी समझें कि आखिरकार होता क्या है या कैसे। तो पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली राइट ट्रायंगल का हिस्सा है जिसमें हमने याद रखा है। एक बात और भी याद कर जाइए, क्वेश्चन में आता है कि स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट को भी लिखना है और साथ में उसके प्रूफ को भी बताना है। तो अभी तो जान लीजिए, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्या हमें जानकारी है। सो उसमें क्या पता था आपको कि राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का मतलब वन एंगल शुड बी राइट एंगल, राइट है ना।
तो इस तरह से एक राइट ट्रायंगल हुआ, यहाँ पर ए है ना, ए बी और सी, हमने राइट ट्रायंगल लिया, राइट है ना। तो इस केस में राइट एंगल जो होती है वह बीच में है, तो इसके अपोजिट वाली साइड वह हाइपोटेन्यूज होती है, वह सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। आपने 9th क्लास में इनइक्वालिटी पढ़ा था कि एंगल बड़ी है तो सामने वाली साइड भी बड़ी होंगी। तो हाइपोटेनस याद कर जाइए कि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल में, आई मीन राइट ट्रायंगल में। तो यह एक हाइपोटेन्यूज एसी और इसका स्क्वायर है ना, एसी का स्क्वायर रिमेनिंग टू, जो बाकी जो एडजेसेंट राइट एंगल बनाने वाली साइड्स हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होती हैं। ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, यह है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है यह? पाइथागोरस थ्योरम। यह हम लोग 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा होगा। तो इस तरह से, लेकिन अब वक्त आया है कि इसको प्रूव करके दिखाएं। तो इसको देखिए कैसे हम बताएंगे स्टेटमेंट। पहले क्या लिखे? पाइथागोरस थ्योरम कि इन ए राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल square of hypotenuse is the sum of squares of other two sides। ध्यान दीजिए क्या लिखा मैंने कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग टू के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इन ए राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यह गिवन हुआ यहाँ पर कि मुझे एक राइट ट्रायंगल गिवन है, मुझे क्या है? एक राइट ट्रायंगल गिवन है। तो राइट ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, हमने ऐसा बना दिया, ए यहाँ पर ए लिया, यहाँ बी लिया, यहाँ पर सी लिया, राइट है ना। 90 डिग्री इधर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। जहां 90 बनेगी वही यानी वन एंगल शुड बी राइट एंगल। ट्रायंगल की सम, तीनों की सम क्या होती है? यानी इंटीरियर एंगल की सम 180 डिग्री होती है। तो वन एंगल शुड बी राइट एंगल, तो उस ट्रायंगल को हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं। फिगर वैसे बनाओ या ऐसे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने इस तरह से बना दिया। तो इसको हम याद कर लें, इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। यह एक जस्ट रिकॉल करने के लिए हमने बताया था। सपोज किया कि एबीसी एक राइट ट्रायंगल, तो जो चीज हम बनाते हैं उसको हम लिख भी देते हैं। नहीं, वह क्या हुआ कि लिखे यहाँ पर कि ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह लिखना जरूरी है कि कौन से एंगल 90 डिग्री है, ताकि इसे आइडेंटिफाई हो जाए कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी। बी कितना है? 90 डिग्री है। इसका मतलब इसके सामने जो एसी दिख रहा है आपको वो हाइपोटेन्यूज है। चलिए, हमें गिवन में इतना ही था कि एबीसी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? प्रूफ क्या करना है? स्टेटमेंट पे फिर से चलिए, क्या लिखा हुआ था कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज का एसी का स्क्वायर इज यानी इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड यही है, ए बी और बी सी है, इसके स्क्वायर आई मीन ए बी के स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर के बी सी, ए बी और बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। यह मुझे प्रूव करके दिखाना है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ए बी और बी सी दो साइड्स हो गए, उसके स्क्वायर के सम के बराबर है। चलिए, कंस्ट्रक्शन देखिए, अभी तक मुझे लगता है कि जितनी बातें हमने 3 बातें बोली वो सब समझ में आ गया होगा। ये राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। गिवन में हमने लिखा कि एबीसी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है। टू प्रूफ में हाइपोटेनस आई मीन एसी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के सम के बराबर होगा, प्रूफ करना है। अब इसमें हम क्या करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या करा है? कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर एम कर दिया। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। मैं इस तरह से जो लाइन खींचता हूँ वह डॉटेड लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ताकि पता चले कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है बाद में। ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू, है ना, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। हमने बी एम परपेंडिकुलर खींच दिया किस पे? ए सी पे। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। चलिए, अब हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर प्रूफ में क्या होता है, ध्यान दीजिए।
अब हम प्रूफ में क्या करने जा रहे हैं, इस ट्रायंगल को देखिए, नाम हम बता रहे हैं यहाँ पर ए एम बी। देखिए इन ट्रायंगल ए एम बी में, राइट है ना, ए एम बी और ए बी सी में, एंड ट्रायंगल ए बी सी में। देखिए हमने क्या लिखा, दो ट्रायंगल का नाम लिया है। अब आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हमने क्या लिखा है, ए एम बी और ए बी सी। आप ऐसे समझिए, ऐसे है, और दूसरी फिगर क्या है, ए बी सी ऐसे है, ऐसे ऐसे, ए एम बी ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री। हम इन फोटोग्राफ को हमने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है ताकि समझने में सुविधा हो आपको। देखिए यह 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है। देखिए यहाँ 90 डिग्री है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह तो गिवन ही है, यह 90 गिवन था, हमने कंस्ट्रक्शन से किया तो दोनों के एंगल बराबर हो गई। और एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन दिख रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। अब देखिए समझिए यहाँ पर क्या लिखा हमने कि ए जो है वह दोनों में कॉमन है। यहाँ बताया मैंने कि ए अगर कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ, दो एंगल हमने इक्वेट कर दिया, ए एम बी इज इक्वल टू ए बी सी। छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल को हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं तो दोनों 90 डिग्री है। एंगल ए जो है वह दोनों एंगल के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए रिक्वायर्ड है, यानी वह कॉमन हुआ। तो इस तरह से यह ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई। मैंने बताया था कि अभी की ट्रायंगल में 3 एंगल होती हैं और 2 अगर हमने इक्वेट किया तो तीसरा भी बराबर ही होगा, क्योंकि इस तीनों की सम 180 के बराबर होती है। देयरफॉर ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाई ए क्राइटेरियन, है ना। यह लिख देने से क्या हो गया, बहुत ही क्लियर हुआ कि किस तरह से दोनों सिमिलर हो गई। जब सिमिलर हो गई इसका मतलब इसकी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, तिरछा गुना, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू ए सी, इक्वेशन फर्स्ट। इसको यहाँ छोड़ दीजिए, राइट है ना। इस तरह से हमने इन छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर किया है। अब हमें क्या देखना है, आप थोड़ा ध्यान रखिए, और यह पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा अब हम क्या देखेंगे, बी एम सी नाउ, है ना, इन ट्रायंगल बी एम सी एंड ट्रायंगल ए बी सी में देखिए हम क्या ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को रखिए, बी एम सी और ए बी सी को देख रहे हैं, राइट है ना। फिर इसमें देखिए कि एंगल सी जो है वह दोनों में कॉमन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। यह लिखना बहुत जरूरी होता है कि किस आधार पे हम उसको इक्वल कर रहे हैं। यह कॉमन है क्योंकि दोनों में है, यह बी एम सी में थर्ड एंगल है और ए बी सी में भी थर्ड एंगल है, और यह बी एम सी में क्या है, 90 डिग्री इधर भी है, बी एम सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस ट्रायंगल के भी दो एंगल इक्वल हुए, इसका मतलब यह ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है, यानी यह छोटी वाली ट्रायंगल बड़े वाले की सिमिलर है, यह छोटी वाली ही बड़े वाले की सिमिलर थी। ये जब सिमिलर थी तो क्या हुआ, हमने सामने लिखा। अब इसको हम बड़े से इक्वेट कर रहे हैं, ये भी सिमिलर है तो उसके भी कंडीशंस हमने लिख दिए। देयरफॉर ट्रायंगल बी एम सी सिमिलर हुआ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वेशन बाई ए क्राइटेरियन, एंगल क्राइटेरियन, है ना। हमने चूंकि 2 ही लिखा है इसलिए 2 लिखा और तीसरा हमने डॉट कर दिया है, अंडरस्टूड है कि वो एंगल ही होगा। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या हुआ, इसकी साइड्स देखिए, यानी यहाँ देखिए बी सी अपॉन ए सी फर्स्ट एंड लास्ट बराबर एम सी, यानी क्या है, आप यहाँ देखिए बी सी अपॉन ए सी लिखा ना। अब मुझे हमें क्या चाहिए, एम सी अपॉन बी सी, एम सी अपॉन में सेकेंड लास्ट एम सी अपॉन बी सी। यह भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो गई, यानी इसकी यह साइड इसके बराबर हो जाएंगी, बी सी अपॉन एम सी अपॉन बी सी। यानी इसका देखो, इस ट्रायंगल के नाम से भी एम सी अपॉन बी सी ऐसा देख के लिखने पर गलती नहीं होती है। फर्स्ट और लास्ट, सेकेंड थर्ड, इसकी रेशियो समान कर दिया। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू
MC। इक्वेशन सेकेंड। यह अब आपने देखा होगा कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू MC आ गई। मुझे प्रूफ क्या करना है कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AB की वैल्यू हमने निकाली AB स्क्वायर की और BC स्क्वायर भी निकाली, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं मेरा राइट वाला पार्ट मिल जाएगा। या देखिए हम यहाँ करते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें तो क्या होगा, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, यानी AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर होगा यह क्या, AM इंटू AC, मैं नीचे लिखता हूँ AM इंटू AC प्लस AC इंटू MC, राइट है ना। तो AC हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, AM प्लस में MC बच जाएगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, AM प्लस में MC मतलब AC है, इसको हम AC कर सकते हैं, यानी AC इंटू AC, यानी क्या हुआ AC स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू में AC स्क्वायर। यह आपका प्रूफ हुआ, PROVED। अब आप समझ गए होंगे कि हमने बड़ी बखूबी इसको हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि किस तरह से राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग 2 के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मैं फिर से इसको रिकॉल कर देता हूँ कि पहला काम करना है कि इस छोटे वाले ट्रायंगल को AMB को ABC से हमने सिमिलर किया है। जो रिजल्ट आया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है, इस ट्रायंगल के नाम के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिख दिया है। प्रॉब्लम बच्चे को यही होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखने में। तो इसका जादू बताया था आपको, जिस ऑर्डर में हमने ट्रायंगल का नाम लिखा है उसी ऑर्डर में उसकी साइड्स भी लिखेंगे। जैसे AM फर्स्ट 2 है, इधर भी फर्स्ट 2 होना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट है तो फर्स्ट एंड लास्ट इधर लिखिए, सेकेंड थर्ड, तो इसके हिसाब से इसका नाम हम लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लिखेंगे। सिमिलरली इस BMC ट्रायंगल को ABC से सिमिलर किया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं, मेरा राइट वाला पार्ट मिल जा रहा था। हमने देखा कि इधर कॉमन AC था, इसमें AC हमने कॉमन ले लिया, बच गया AM प्लस MC जो कि AC के बराबर है, AM प्लस MC जो कि AC के बराबर है। इसका मतलब AC इंटू AC स्क्वायर। यह सब मिल करके आपने देखा कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर। यह जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यह सब बराबर के इधर वाला हिस्सा है, राइट है ना, यानी इधर जो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद का हिस्सा है, या जो पार्ट यहाँ से दिख रहा है यह इसके बराबर हुआ, राइट है। हेंस इट इज प्रूव्ड। हम देखते हैं, है ना, थ्योरम क्या है, ध्यान दीजिए, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अभी आपने कन्वर्स का मतलब समझ में आया कि रिवर्स ऑर्डर, राइट है ना। तो ध्यान रखना है कि कन्वर्स ऑफ, मैं इसको थ्योरम जो है वो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट है ना। इसका नाम क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यह पेपर में हर अल्टरनेट ईयर में पूछता ही है, एक बार पाइथागोरस तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट है ना। तो इस तरह से तीनों थ्योरम्स जो आज के पढ़े हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है। देखिए 10th क्लास में थ्योरम्स कुछ सिलेक्टेड फ्यू हैं जिसको आपने पढ़ा, एक BPT कन्वर्स ऑफ BPT, पाइथागोरस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, एंड एक एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट है ना। ये जो 5 थ्योरम हैं आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। जिनको याद है तो उसके लिए ज्योमेट्री में अधिक मार्क्स सिक्योर करना सुनिश्चित है, क्योंकि थ्योरम के बेस में ही क्वेश्चन आते हैं, और जिनको थ्योरम समझ में आ गया उनसे क्वेश्चन भी समझ में आएगा, अदरवाइज यह रटने की चीज नहीं है। चलिए थ्योरम आखिरकार क्या है समझिए इसको। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अभी आपने देखा था कि राइट ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स। लेकिन कन्वर्स में क्या होगा कि कोई एक ट्रायंगल है जिसमें लॉन्गेस्ट साइड की स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज राइट एंगल। समझने की बात है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड, ध्यान लिखता हूं मैं कि इन ए ट्रायंगल if in a triangle a square of the longest side is equal to the sum of the squares of other two sides, then angle opposite to
opposite to the longest side is 90 degree. ध्यान दीजिए, if in a triangle, देखिए यहाँ राइट ट्रायंगल हमने नहीं लिखा है, if in a triangle a square of the longest side, जो सबसे लंबी साइड दिखती है आपको, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, वो बराबर है रिमेनिंग टू के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो देन एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज 90 डिग्री। तो वह क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ऐसा हमारा गिवन है। यह क्या कहलाता है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब इसमें अब हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ये कैसे प्रूफ होता है। जान लीजिए यह गिवन में क्या लिखा है यहाँ पर, गिवन जो मुझे स्टेटमेंट में लिखा होता है वही चीज हम गिवन में करते हैं, राइट है ना। कि देखिए हमने लिखा यहाँ पर, आपको लगता होगा कि राइट ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, लेकिन राइट ट्रायंगल नहीं हमें, चूंकि इसमें 90 डिग्री हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है। इस तरह से लिखते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, सच दैट लिखना है यहाँ पर कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल, जस्ट ट्रायंगल, नॉट अ राइट ट्रायंगल। ABC is a triangle such that AC स्क्वायर, क्योंकि सबसे लंबी साइड मुझे AC दिख रही है, AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर के, ऐसा गिवन है। अब मुझे टू प्रूव करना है, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, टू प्रूव करना है कि एंगल B जो होगी वो 90 डिग्री होगी, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यह मुझे प्रूव करना है। दैट इज triangle ABC is a right triangle, यह मुझे प्रूव करना है। यह क्या करना है मुझे, ABC एक राइट ट्रायंगल है। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, अब मुझे इतना काम तो समझ में आ ही गया कि क्या कर रहे हैं हम लोग, थ्योरम पढ़े, उसके बाद गिवन लिखा, उसके बाद टू प्रूफ लिखा, राइट है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमने एक कंस्ट्रक्ट करना है इसी के जैसा, एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल खींचना है जो कि राइट ट्रायंगल खींचना है। क्या खींचना है, राइट ट्रायंगल। सपोज कि हमने डी ई और एफ एक राइट ट्रायंगल खींचा है जिसमें ई कितना है, 90 डिग्री है, राइट है ना। और यह साइड इसके बराबर ले लेते हैं, यह साइड इसके बराबर हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल ड्रॉ, चाहे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट राइट ट्रायंगल DEF in which E is equal to 90 degree, angle E is equal to 90 degree and AB is equal to DE, AB is equal to, इसको उल्टा मत लिखिए, D is equal to AB, D is equal to AB और साथ में EF is equal to BC, EF is equal to BC। ध्यान दीजिए, यह हमने क्या किया, एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया DEF, जिसमें E कितना है, 90 डिग्री है, और DE जो है AB के बराबर है, EF जो है वह BC के बराबर है। यह हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, राइट ना, इतना ही हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब जो देखते हैं प्रूफ में क्या होगा कि जब राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। हमने कंस्ट्रक्शन में एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया है, सिंस लिखना है, सिंस ट्रायंगल DEF इज अ राइट ट्रायंगल, ऐसे राइट लिख करके ऐसे कर RT, राइट ट्रायंगल, देयरफॉर क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूज DF का स्क्वायर बराबर होगा DE का स्क्वायर प्लस में EF के स्क्वायर के, क्यों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। PGT भी कर देते हैं यहाँ पर, नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, राइट है ना। ये ऐसा हमने लिखा क्यों, जो पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए, तो ऐसा होगा कब, जब राइट ट्रायंगल होगी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में राइट ट्रायंगल ही ड्रॉ किया है। अब देखिए, इसका मतलब कि वो DF का स्क्वायर तो रहने दो, क्योंकि DE जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, इसको हम AB का स्क्वायर भी कर सकते हैं, प्लस EF जो है वो BC के बराबर है, इसको हम BC का भी स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख दिए बाय कंस्ट्रक्शन, बाय है ना,
बाय कंस्ट्रक्शन। अंडरस्टूड हो जाएगा कि डी जो है वह ए बी के इक्वल है, इसलिए हमने डी स्क्वायर को हमने ए बी का स्क्वायर कर दिया और ई एफ को बी सी का स्क्वायर कर दिया। लेकिन इसकी वैल्यू तो मुझे गिवन कुछ और है, ए सी स्क्वायर गिवन है। क्या गिवन है? ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब डी एफ का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर। यह गिवन है। क्या है? गिवन हो गया। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? डी एफ इज इक्वल टू में ए सी, डी एफ इज इक्वल टू में ए सी, यानी इतना पता हुआ कि डी एफ जो है वह ए सी के बराबर हो गई। ठीक है, इसमें हमने अपने मन से कुछ नहीं किया, जस्ट एक राइट ट्रायंगल को देखा, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर उसको लिखा, उसके साइड्स के दूसरे साइड के बराबर थी, यानी डी जो है ए बी के बराबर थी, इसलिए इसको हम ऐसा लिख दिया। यार इसकी वैल्यू ए सी स्क्वायर बराबर है, तो दोनों के इक्वेट कर देने पर डी एफ इज इक्वल टू में ए सी आ गई। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, अब देखिए, अब हमें क्या देखना है कि ए बी सी और डी ई एफ में देखना है। देखिए, ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। यह चूंकि कंस्ट्रक्शन से हुआ है, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और ए सी बराबर डी एफ जस्ट प्रूव्ड, ए सी बराबर में डी एफ जस्ट प्रूव्ड। अभी हमने हाल ही में बताया है कि ये ए सी जो डी एफ के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? आपस में कंग्रुएंट हो गई। कंग्रुएंट मैंने बोला था, कंग्रुएंट का मतलब हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। इसकी साइज समान हो गई, शेप भी समान है, यानी कंग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF कंग्रुएंट हो गई किस कंडीशन से? साइड कंडीशन से कंग्रुएंट हो गई। जब कंग्रुएंट होती है तो CPCT आपने टर्म सुना था, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब इसकी कोरेस्पोंडिंग पार्ट, चाहे वो एंगल हो चाहे साइड्स हो, उसकी एंगल भी इक्वल होंगी, साइड भी इक्वल होंगी। साइड तो हमने दिखा दिया है, तो एंगल इक्वल होगी। एंगल का मतलब क्या हुआ? बी जो एंगल होगा ई के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई बराबर होगा 90 डिग्री के। क्यों? CPCT जब मामला बन गया, जब B 90 होगा, इसका मतलब क्या है? ABC क्या है? राइट ट्रायंगल। आपको पता ही है कि कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल तभी होती है जब वन एंगल राइट एंगल होती है, यानी B 90 डिग्री है। यहाँ लिख दीजिए हेंस ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल प्रूव्ड, PROVED। बस मामला खत्म, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि अगर लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर रिमेनिंग टू के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाली साइड होती है वह 90, लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाली एंगल जो होती है वह 90 डिग्री होती है। हेंस इट इज प्रूव्ड। तो कुल मिलाकर के आज के क्लास में हमने देखा कि सिमिलर ट्रायंगल की एरिया की रेशियो क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। इसके आधार पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी देखा। अगर आप इस तीनों थ्योरम्स को अगर आप रिपीटेडली 2-3 बार बना लेते हैं, 2-3 बार वॉच कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा इन तमाम चीज़ों को कैसे हम सॉल्व करें, और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप ज्योमेट्री में। और एक तरह से और भी ज्योमेट्री का एक डर जो बच्चों के भीतर होता है उनको भी समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।